नमस्कार दोस्तों। राजश्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अपना फर्स्ट ग्रेड का बैच चल रहा है। मैंने आपको रूसो की जीवन परिचय बताया, रूसो की पुस्तकें बताई और रूसो के मानव स्वभाव बताया। आज मैं रूसो की प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था, थोड़ी सी का अपन तुलना कर लेते हैं। प्राकृतिक अवस्था जो समझौतावादी जो विचारक हुए हैं तीन, और तीनों को आप कैसे याद रखेंगे? हालरू। कैसे याद रखोगे? हालरू। तो हा का मतलब याद रखना आप हॉब्स, और ले से लोक याद रखना, और रू से रूसो आप याद रखना। और ये कर्म है, सबसे पहले हॉब्स आए, फिर लोक महोदय आए, फिर रूसो आए, तो ये कर्म है। तो हालरू फार्मूले से आपको याद रखना है। तो हम पढ़ रहे हैं रूसो की प्राकृतिक अवस्था, लेकिन हम हॉब्स, लोक और रूसो की थोड़ी सी प्राकृतिक अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं कि इनके अकॉर्डिंग प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन कैसा था। और याद रखिए, रूसो का जो जीवन है, रूसो का जीवन 1712 से लेकर 1778 रहा है, ये याद रखना आप। आगे बात करते हैं कि हॉब्स के अकॉर्डिंग जो मानव का जीवन है, मानव का जीवन, हॉब्स के अकॉर्डिंग मानव का जीवन कैसा था? एकाकी। ये याद रखना, प्रश्न आ सकता है। एकाकी था, दीनहीन, अपवित्र, पाशविक व क्षणिक। क्षणिक को अपन अल्प जीवन भी बोल सकते हैं। अल्प जीवन था। ठीक है मेरे दोस्तों। एकाकी, दीनहीन, अपवित्र, पाशविक व क्षणिक या अल्प जीवन था। कई बार तो मेरे दोस्तों यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस विचारक के अकॉर्डिंग, किस समझौतावादी के अकॉर्डिंग मनुष्य का जीवन अल्प जीवन है। तो अल्प जीवन की बात, क्षणिक जीवन की बात कौन करता है? हॉब्स करता है। तो लोक के अकॉर्डिंग मानव का जीवन कैसा था? लोक के अकॉर्डिंग मानव का जीवन अच्छा था, सद्भावना वाला था। कैसा था? सद्भावना वाला था, प्रेम मिलाप वाला था, सहयोग वाला था। रूसो के अकॉर्डिंग मानव का जीवन कैसा था? रूसो के अकॉर्डिंग भी लोक की तरह ही मानव का जीवन क्या था? अच्छा था, सद्भावना वाला था, और एक आदर्श जीवन था। ठीक है, ओके दोस्तों। अब देखिए, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में जो मानव जीवन था वो एकाकी था, दीनहीन था, अपवित्र था, पाशविक था, क्षणिक था, अल्प जीवन था। तो ये तो एक अलग ही हो गया। यहाँ लोक के अकॉर्डिंग अच्छा है, सद्भावना है, प्रेम मिलाप वाला है, सहयोग वाला है, शांति वाला है। शांति लिख देते हैं, शांति वाला था। तो रूसो भी लोक के अकॉर्डिंग मानव का जीवन कैसा माना? अच्छा माना, सद्भावना वाला माना, आदर्श जीवन वाला माना। तो हम ये कह सकते हैं कि रूसो की प्राकृतिक अवस्था किस समझौतावादी विचारक के समान है? कौन सा है? लोक। ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं, निम्न, अब प्रश्न यह आ सकता है कि निम्न में से वो दो समझौतावादी विचारक कौन है कि जिनकी प्राकृतिक अवस्था का जीवन समान रूप से पाया जाता है, एक जैसा लग रहा है? तो लोक का लग रहा है और रूसो का लग रहा है। तो आपका आंसर लोक और रूसो होना चाहिए। ये दोनों की प्राकृतिक अवस्था का जीवन एक जैसा है।
यहां बात करते हैं रूसो की प्राकृतिक अवस्था में वो मानव को, मनुष्य को, वो मनुष्य अच्छा था, सद्भावना वाला था, आदर्श जीवन वाला था, भोलापन था उसके अंदर, लेकिन वो मनुष्य कैसा था? असभ्य जीव था। क्या था मेरे दोस्तों? असभ्य जीव था। और असभ्य जीव के लिए उसने किसका प्रयोग किया? नोबल सेवेज। नोबल सेवेज, अंग्रेजी में उसने नोबल सेवेज शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है असभ्य जीव। और इसको दूसरे अर्थ में अपन उसको कह सकते हैं उदात, उदात वनेचर, उदात वनेचर। तो याद रखें, उदात वनेचर की शब्दावली किसने दी? रूसो ने दी। असभ्य जीव की शब्दावली किसने दी? रूसो ने दी। अंग्रेजी में नोबल सेवेज की शब्दावली किसने दी? रूसो ने दी। आपका ये आपको याद होना चाहिए। असभ्य जीवन क्यों कहा, उदात वनेचर क्यों कहा, अभी बात करेंगे अपन। एक मेरे दोस्तों, एक कई बार प्रश्न कॉम्पिटिशनों में आ चुका है, होगा आपने देखा है। तो ये उदात शब्दावली ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी आरपीसी राजस्थान के अंदर हुआ था, उसमें प्रश्न आया था कि उदात शब्दावली। तो उदात शब्दावली यहां पर भी आप देख रहे हैं। तो उदात शब्दावली देने वाले दो थे, एक तो था प्लेटो, एक कौन था? प्लेटो था। और दूसरा कौन सा था? रूसो। रूसो ने तो कौन सी शब्दावली दे रहा है? उदात वनेचर वाली, उदात वनेचर, उदात वनेचर, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नोबल सेवेज। क्या कहेंगे? नोबल सेवेज। और इसी को अपन असभ्य जीव भी कहते हैं। तो उदात वनेचर वाली शब्दावली, नोबल सेवेज वाली शब्दावली कौन कह रहा है? रूसो। उदात शब्दावली एक प्लेटो भी देता है, लेकिन उस प्लेटो के अंदर आता है कि उदात झूठ, कि उदात झूठ, महान झूठ की शब्दावली, महान झूठ। उदात का मतलब होता है महान, बहुत बड़ा, ठीक है। तो उदात झूठ या महान झूठ की शब्दावली कौन देता है? प्लेटो। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? उदात का मतलब होता है नोबल, नोबल कहेंगे। और झूठ को लाई बोलेंगे, LI लाई। तो उदात झूठ की शब्दावली कौन दे रहा है? प्लेटो। क्योंकि प्लेटो ये मानता है, लास्ट में अपने अंतिम समय में ये कहा कि दार्शनिक राजा कहीं ना कहीं दार्शनिक दिखाता है, केवल एक दिखावे के रूप में, झूठ के रूप में। तब उसने ये शब्दावली अंतिम समय में दी थी कि उदात झूठ, महान झूठ। तो उदात झूठ की शब्दावली प्लेटो की है, जबकि उदात वनेचर की शब्दावली किसकी है मेरे दोस्तों? रूसो की है। यहां पर बहुत परीक्षाओं के अंदर प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्तों। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर करना। आगे बात करते हैं। हम पढ़ रहे हैं रूसो की प्राकृतिक अवस्था। अब रूसो अपनी प्राकृतिक अवस्था को 3 भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है? 3 भागों में बांटता है। पहली प्राकृतिक अवस्था है आदिम, आदिम प्राकृतिक अवस्था। दूसरी है मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था। तीसरी है आधुनिक प्राकृतिक अवस्था। ठीक है मेरे दोस्तों, 3 प्रकार की प्राकृतिक अवस्था के बारे में उसने विचार दिया रूसो ने। आदिम प्राकृतिक अवस्था, मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था, आधुनिक प्राकृतिक अवस्था। अब इसकी बात करें आदिम प्राकृतिक अवस्था। अभी मैंने बात की रूसो की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसा था? उदात वनेचर था, नोबल
सेवेज जिसको कहते हैं। इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन कैसा था? आदर्श था, उसमें भोलापन था, वह प्रकृति की गोद में, प्राकृतिक अर्थात प्रकृति की गोद में, प्रकृति की छाया में आराम से रहता था। ठीक है, यहां पर वह बिल्कुल भोला था, तर्क वितर्क का कोई ज्ञान नहीं था, प्रकृति की गोद में आराम से रहता था। यहाँ उसके पास न कोई विवेक था, न कोई बुद्धि थी, और प्रकृति ने मनुष्य को जो कुछ दिया उसमें इस अवस्था के अंदर, इस आदिम प्राकृतिक अवस्था के अंदर मनुष्य को संतोष था। ठीक है, अब होब्स, रूसो ये कहना चाहता है कि ये जो प्राकृतिक अवस्था थी वो क्या थी? जैसे होब्स ने कहा कि मनुष्य क्या था? स्वार्थी। क्या था? स्वार्थी है, स्वहित की बात करता है, झगड़ालू है। क्या है? झगड़ालू है। लोक ने क्या कहा कि मनुष्य क्या है? सद्भावना वाला है, शांति प्रिय है, शांति प्रिय, सद्जीवन वाला है। लेकिन मेरे दोस्तों, रूसो ये कहता है कि इस आदिम प्राकृतिक अवस्था के अंदर मनुष्य होब्स की इस प्राकृतिक अवस्था वाली यानी स्वार्थी, स्वहित, झगड़ालू आदि प्रवृत्तियों से बहुत दूर था। वो जानता ही नहीं था कि स्वार्थ क्या होता है, स्वहित क्या होता है, झगड़ालू क्या होता है। मतलब तेरे मेरे की भावना, अहम की भावना जिसको कहेंगे कि मेरा है, स्वार्थ के यानी अहमवादी भावना से बहुत दूर था। अहमवादी भावना से बहुत हो। तो अपन ये कह सकते हैं कि होब्स की प्राकृतिक अवस्था में जो जनजीवन था वैसा रूसो की आदिम प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य नहीं था। वह स्वार्थ, स्वहित, झगड़ालू और अहमवादी प्रवृत्तियों से बहुत दूर था, जानता ही नहीं था। और जबकि लोक की सद्भावना, शांति प्रिय, सद्जीवन से वो क्या था? अपरिचित था। ठीक है, इससे बहुत दूर था, इससे परिचित नहीं था। तो रूसो ये कहता है कि मनुष्य इस अवस्था में क्या था मेरे दोस्तों? भोला था। न तो वो स्वार्थी था, न वो सद्जीवन वाला था, भोला था, अच्छा था। ठीक है, प्रकृति की गोद में रहकर वो सद्जीवन जैसा रहता था, आदर्श विचार वाला था, उसकी जिंदगी एक आदर्श थी। यहां उसको तेरे मेरे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, यहां उसको विवेक नहीं था, आराम से प्रकृति की गोद में लेट कर रहता था। जो प्रकृति ने उसको दे दिया उसमें वह संतोष था। ठीक है, यदि वो अपने इस अवस्था के अंदर कुछ प्राप्त करना चाहता है प्रकृति से, तो रूसो ये कहता है कि थोड़ा बहुत वो प्रकृति से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो उसमें दूसरे लोगों की हानि बहुत कम होती थी। एक मैं बात लिख रहा हूं छोटी सी। रूसो इस आदिम प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या कहता है कि अपने हितों को देखो, किंतु दूसरों की कम से कम हानि हो, दूसरों की कम से कम हानि हो। यानी कि इस आदिम प्राकृतिक अवस्था के अंदर मनुष्य अपनी जीविका चलाने के लिए प्राकृतिक रूप से कुछ वस्तुओं का उपयोग करता था, लेकिन उसके अंदर मनुष्य को ज़्यादा हानि नहीं हुआ करती थी, अर्थात वो सभ्य जीवन में
एक सभ्य जीवन तो नहीं कह सकते, लेकिन वो प्रकृति की गोद के अंदर आराम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था और दूसरे को वो हानि कभी नहीं पहुंचाता था। इसलिए रूसो इस आदिम प्राकृतिक अवस्था के अंदर कहता था कि अपने हितों को देखो किंतु दूसरों को कम से कम हानि हो। तो ये एक प्रकार की अवस्था थी, आदिम अवस्था थी। और यहां इस आदिम प्राकृतिक अवस्था के अंदर मेरे दोस्तों न कोई ऊंच नीच का था, न उसको किसी प्रकार का ज्ञान था, न विवेक था, न बुद्धि थी। ठीक है, प्रकृति की गोद में आराम से वो रहता था। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। और ये ध्यान दो कि वो इस प्रकृति की गोद में स्वच्छंद पूर्णता, स्वच्छंद पूर्णता, स्वच्छंद पूर्ण रूप से आराम से रहता था, उसको किसी प्रकार का भय नहीं था। तो अपन ये कह सकते हैं कि मनुष्य के पास उसके घर के अंदर कोई चीज पड़ी है तो दूसरा मनुष्य उसकी वस्तुओं को उठाकर नहीं ले जा सकता था। तो रूसो कि इस आदिम अवस्था को अपन ये कह सकते हैं कि इस आदिम अवस्था के, इस आदिम प्राकृतिक अवस्था के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने घरों के अंदर दरवाजा नहीं लगाता था, कोई अपने दरवाजा नहीं लगाता था। यदि कोई दरवाजा लगा भी दिया तो उसमें ताला कभी नहीं लगाया था। तो अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि रूसो महोदय की वह कौन सी प्राकृतिक अवस्था है जिसमें आराम से स्वच्छंद रूप से प्रकृति की गोद में रहता था, उसको किसी प्रकार का डर नहीं था, किसी प्रकार का दरवाजा नहीं लगता था, यदि दरवाजा लग भी गया तो ताला नहीं लगता था। तो वो अवस्था कौन सी है? आदिम प्राकृतिक अवस्था। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आगे बात करते हैं मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था। मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था के अंदर, मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था के अंदर क्या हुआ मेरे दोस्तों कि मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था के अंदर क्या हुआ कि यहां पर वो कहता है कि आदिम प्राकृतिक अवस्था का जो जीवन था, जो आदर्श जीवन था, वो लंबे समय तक नहीं चला, वो लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सका, क्योंकि आगे धीरे धीरे विकास हुआ और वह मानता है कि आदिम प्राकृतिक अवस्था में असमानता आने लगी, आदिम प्राकृतिक अवस्था का रूप बिगड़ने लगा। तो वह दो तत्वों को मुख्य रूप से माना। उसने कहा कि जनसंख्या की वृद्धि हो गई। किसकी वृद्धि हो गई? जनसंख्या। दूसरा क्या है कि विवेक आ गया। क्या आ गया? विवेक आ गया, तर्क वितर्क आ गया। तो वो कहता है कि जनसंख्या और विवेक के द्वारा जो आदिम प्राकृतिक अवस्था थी वो लुप्त हो गई, छिन्न हो गई। धीरे धीरे उस अवस्था का क्या हो गया? ह्रास हो गया। और कौन सी प्राकृतिक अवस्था आ गई? मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था आ गई। इसके अंदर क्या हुआ कि जनसंख्या, हालांकि जनसंख्या पहले भी थी, लेकिन यह जनसंख्या को एक मान रहा है एक कारण कि आदिम अवस्था कैसे टूट गई, कैसे बिखर गई। तो वो कहता है कि परिवार, लोग यहां पर अपने परिवार को समझने लग गए कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पिताजी है, ये मेरे दादाजी है। तो इस तरह से वो अपने परिवार को समझने लग गए। जब वो परिवार को समझने लग गए तो वो क्या कमाने लगे? संपत्ति। क्या कमाने लग गए मेरे दोस्तों? संपत्ति कमाने लग गए। और जब संपत्ति कमाने लगे तो क्या होगा? ऊंच नीच का भेदभाव होगा कि नहीं होगा? ऊंच नीच होगा कि नहीं होगा? ये ज्यादा, एक व्यक्ति ज्यादा संपत्ति कमाएगा और एक कम कमाएगा तो समाज के अंदर क्या हो जाएगी? असमानता फैल जाएगी। तो लोग संपत्ति कमाने लगे, परिवार बसाने लगे। समझ में आ गया? तो लोग जहां वो आदिम अवस्था के अंदर पहाड़ों में रहता था, जंगलों में रहता था, वन में रहता था, अलग अलग एकाकी जीवन था उसका, वो बिखरा हुआ था। ठीक है, अब वो क्या करता है
कि जब उसने ये परिवार के बारे में सोचने लगा तो एक जगह स्थायी रूप से उसने बसने की कोशिश की है, वो एक जगह स्थायी रूप से बस गया और फिर दूसरा व्यक्ति भी स्थायी रूप से उसके पास बसने की कोशिश की, बसने लग गया। ठीक है, तो ये माने कि इस परिवार के द्वारा, इस संपत्ति के द्वारा और इस विवेक के द्वारा आदिम प्राकृतिक अवस्था नष्ट हो गई और धीरे धीरे जनसंख्या के द्वारा, विवेक के द्वारा, संपत्ति के द्वारा तेरे मेरे की भावना आने लग गई। ठीक है, और ऊंच नीच की भावना आने लग गई, लोगों के अंदर असमानता फैल गई, लोगों के अंदर दूरियां फैल गई। ठीक है, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की, लोग एक दूसरे के ऊपर अधिकार जमाने लग गए और ध्यान दो इसी अवस्था के अंदर असमानता फैली है। यहीं पर अमीर गरीब का फैसला होता है। लोग अमीर होने लगे, गरीब होने लगे। ठीक है, और अधिकार जमाने लग गए यहां पर। तो रूसो एक बात कहता है कि जब यहां और इसी अवस्था के अंदर कृषि का प्रारंभ हो गया, छोटे छोटे उद्योगों का प्रारंभ हो गया और इसके कारण भी क्या हो गई, समाज के अंदर क्या हो गई, असमानता फैल गई। क्योंकि संपत्ति आई तो असमानता फैलना तो स्वाभाविक था। तो रूसो क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने अपना परिवार बसाने के लिए, घर बसाने की कोशिश की होगी, तो थोड़ी सी जमीन पर उसने कब्जा किया होगा और ये कहा कि ये जमीन मेरी है। ठीक है, फिर देखा देख दूसरे लोगों ने भी कहा कि ये जमीन मेरी है, तो लोगों ने अपना एक समूह बना लिया, एक समाज बना लिया। तो रूसो क्या कहता है, रूसो वह प्रथम मनुष्य, वह प्रथम मनुष्य ही नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक था, जिसने भूमि के एक टुकड़े को घेर लेने के बाद यह कहा कि यह मेरा है और उसी समय समाज का निर्माण हुआ। उसी समय समाज का निर्माण हुआ। तब अन्य लोगों ने उसकी देखा देखी करके स्थानों और वस्तुओं पर अपना अधिकार समझना प्रारंभ कर दिया। देखो मेरे दोस्तों, रूसो ये कहना चाहता है कि इस मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था के अंदर लोग परिवार को समझने लगे, फिर संपत्ति कमाने लगे, परिवार को बसाने के लिए थोड़ी सी जमीन पर कब्जा कर लिया। फिर उस जमीन पर कब्जा करने के बाद में ये कहा कि ये मेरी जमीन है, मैं यहाँ पे परिवार बसाऊंगा। तो उसको देख दूसरे लोग भी जमीन पर कब्जा करने लग गया। जब वो रूसो ये कहना चाहता है कि जब किसी ने पहली बार उसके ऊपर छोटी सी जमीन पर घेर कर ये कहा, ये छोटी सी जमीन है, ये टुकड़ा है, तो इसको घेर कर इस व्यक्ति ने ये कहा कि ये जमीन मेरी है। तो रूसो ये कहता है कि जब उसने ये कहा कि जमीन मेरी है, तब वो समाज का निर्माण वहां प्रारंभ होने लग गया।
तब समाज का निर्माण प्रारंभ होने लग गया। तो यही बात है, रूसो क्या कहता है कि वह प्रथम मनुष्य ही नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है, जिसने भूमि के एक टुकड़े को घेर लेने के बाद यह कहा कि यह मेरा है, और उसी समय समाज का निर्माण हुआ। तब अन्य लोगों ने उसकी देखा देखी करके स्थानों व वस्तुओं पर अपना अधिकार समझना प्रारंभ कर दिया। मेरे दोस्तों, जब अधिकार समझना प्रारंभ कर दिया कि ये मेरा है, ये तेरा है, लड़ाई झगड़ा होने लग गया, ऊंच नीच होने लगे मेरे दोस्तों, तो बोलो कि समाज में असमानता होगी कि नहीं होगी। मेरे दोस्तों, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए या प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर पूछा जाए कि बताओ रूसो के अकॉर्डिंग असमानता क्या है, तो आप ये आंसर देना उसका, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि रूसो के अकॉर्डिंग इस मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था के अंदर और क्या होता है। इस मध्यवर्ती अवस्था के अंदर, इस मध्यवर्ती अवस्था में जब मनुष्य पहुंचा तो आदिम अवस्था में दो कारण मानता है, जनसंख्या और दूसरा विवेक। जनसंख्या और दूसरा विवेक, ठीक है। वो कहते हैं कि विवेक के कारण भी, तर्क बुद्धि के कारण भी आदिम प्राकृतिक अवस्था का ह्रास हुआ है और हम आज मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था में पहुंच गए हैं। विवेक भी कहीं ना कहीं समाज में असमानता का मुख्य कारण है। तो विवेक के बारे में वो क्या कहता है रूसो? विवेक व तार्किक बुद्धि, विवेक व तार्किक बुद्धि प्रकृति के प्रतिकूल है, प्रतिकूल है। देख लो, वो आदिम प्राकृतिक अवस्था में विवेक को भी एक मुख्य कारण मानता है कि विवेक के कारण भी आदिम प्राकृतिक अवस्था का ह्रास हुआ है, चोट पहुंची है और मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था आ गई। तो वो विवेक को विरोध करता है और क्या करता है कि विवेक व तार्किक बुद्धि प्रकृति के प्रतिकूल है, ठीक है। आगे वो क्या करता है, एक बात, एक कोटेशन और है, वो कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति पतित प्राणी है। वो कह रहा है कि जब बुद्धि हुई, तर्क वितर्क हुआ, तो लोगों का चरित्र पतन होने लग गया, लोगों का आदर्श जीवन पतित होने लग गया और इसके कारण भी वह समाज के अंदर असमानता फैल गई है। तो यहां पर एक गरीब और अमीर का, यानी कृषि का विकास हो गया था, उद्योगों का विकास हो गया था, लोगों ने जमीन पर अधिकार करने लगे, ठीक है, परिवार बसाने लगे, संपत्ति अर्जन करने लगे, तो असमानता हो गई, ठीक है। एक दूसरे पर अधिकार जमाने लगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अपन ये कह सकते हैं कि यहां पर असमानता होने लग जाती है, यहां पर असमानता होने लग जाती है। एक डनिंग महोदय था, डनिंग महोदय ने रूसो की मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था का थोड़ा सा उसने समझाने की कोशिश की थी कि यहाँ पर अमीर गरीब का फैसला हो जाता है और लोग जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको तो कम इनकम मिल रही है, लेकिन जो दस्तकारी जो शिल्पकारी है, जो दिमाग से कमाते हैं उसके पास संपत्ति ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार से गरीब और अमीर की खाई ज़्यादा हो जाती है। तो ये बात डनिंग भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था में असमानता की उत्पत्ति हो जाती है, अमीर और गरीब का फैसला हो जाता है मेरे दोस्तों। और एक बात और है कि रूसो निजी संपत्ति के बारे में क्या कहता है कि निजी संपत्ति के कारण परिवार में वैमनस्य हुआ
एक कलह होने लग गया। मैं पूरी पंक्ति लिख देता हूं आपके सामने। रूसो, निजी संपत्ति के साथ परिवारों ने परस्पर वैमनस्य और संघर्ष पैदा किया जिसके कारण असमानता का जन्म हुआ और दूसरों के अधिकार को सबल के द्वारा छीना जाना एक स्वीकृत सिद्धांत बन गया। दोस्तों, रूसो ने यह कहा कि निजी संपत्ति के साथ परिवारों ने परस्पर वैमनस्य और संघर्ष पैदा किया। जैसे निजी संपत्ति आई, परिवार आया, परिवार बसाने लगे तो लोग निजी संपत्ति कमाने लगे, ये मेरा है, ये तेरा है, ठीक है, जिसके कारण असमानता का जन्म हुआ। तो जैसे निजी संपत्ति आई तो लोगों में असमानता फैल गई। ठीक है मेरे दोस्तों, इंटरव्यू में से आपसे पूछा जा सकता है कि रूसो के अकॉर्डिंग असमानता कैसे फैली, तो आपको ये जवाब देना है। असमानता का जन्म हुआ और दूसरों के अधिकार को सबल के द्वारा छीना जाना एक स्वीकृत सिद्धांत बन गया कि मैं बड़ा हो गया, मेरे पास ज्यादा पैसा हो गया, तो मैं नीचे गरीब आदमी को आधिपत्य जमा रहा हूं, उसके ऊपर आधिपत्य जमा रहा हूं, अपना अधिकार जमा रहा हूं। ये बात रूसो कहना चाहता है। तो यहां पर अमीर और गरीब की खाई हो जाती है, समाज में असमानता हो जाती है। ठीक है मेरे दोस्तों, एक बात रूसो और कहना चाहता है इसी के अंदर, कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने संपूर्ण मानवता को एक निरंतर शर्म, गुलामी और दरिद्रता की अवस्था में धकेल दिया। वो कहना चाहता है कि कुछ महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने संपूर्ण मानवता को एक निरंतर शर्म और गुलामी और दरिद्रता की अवस्था में धकेल दिया। इसके कारण भी समाज के अंदर असमानता फैल गई, गरीब और अमीर का फैसला ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक असमानता भी फैल रही है और आर्थिक असमानता भी फैल रही है। तो इस प्रकार से रूसो के अकॉर्डिंग असमानता का जन्म होता है मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करते हैं कि तीसरी अवस्था आती है आधुनिक प्राकृतिक अवस्था। तीसरी प्राकृतिक अवस्था आती है ये वाली आधुनिक प्राकृतिक अवस्था। आधुनिक प्राकृतिक अवस्था में जब मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था में तेरे मेरे की भावना आ जाती है, स्वार्थ की भावना होती है, लोग एक दूसरे को चाहते नहीं है, ये मेरा है ये तेरा है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं। जब इस आधुनिक यहां तक पहुंचे तो लोग बिल्कुल रूप से स्वार्थ हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, अपने स्वहित को सोचने लग गए और
झगड़ालू प्रवृत्ति के हो गए मेरे दोस्तों। ठीक है, झगड़ालू प्रवृत्ति के हो गए और कुर हो गए, स्वार्थी हो गए, सब हित हो गए, झगड़ालू हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि रूसो की अंतिम प्राकृतिक अवस्था, रूसो की अंतिम प्राकृतिक अवस्था जिसको अपन आधुनिक प्राकृतिक अवस्था कहते हैं, और होब्स की प्राकृतिक अवस्था, होब्स की प्राकृतिक अवस्था। तो होब्स ने भी क्या कहा था कि लोग क्या होते हैं, प्राकृतिक अवस्था के अंदर स्वार्थी होते हैं, स्वहित होते हैं और झगड़ालू वाले प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है ना, कुर होते हैं। तो ये जो प्राकृतिक अवस्था में लोग इस प्रकार से रहते थे, तो रूसों की अंतिम प्राकृतिक अवस्था में भी लोग इस प्रकार से रहने लगे, क्योंकि तेरे मेरे की भावना हो जाती है। ठीक है, मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था के अंदर संपत्ति का उदय हुआ, परिवार का उदय हुआ, जमीन पर कब्जा किया मेरे दोस्तों। ठीक है, और सामाजिक संस्थाएं का भी निर्माण हो गया, और यहाँ पर सामाजिक संस्थाओं का निर्माण ज़्यादा हो जाता है। तो रूसो नैतिकता को, रूसो जनसंख्या को, संपत्ति को, नैतिक बुद्धि को, विवेक को और सामाजिक संस्थाओं को जिम्मेदार मानता है कि इनके कारण समाज में असमानता फैली है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, तो मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था में भी सामाजिक संस्थाओं का निर्माण चालू हो गया था, क्योंकि जब जमीन पर कब्जा किया तो समाज बना और समाज के साथ सामाजिक संस्थाएं भी आई। लेकिन यहाँ पर समाज बड़ा हो गया, और समाज बड़ा हो गया तो सामाजिक संस्थाएं भी क्या हो गई, बड़ी हो जाती है। ठीक है, और सामाजिक संस्थाओं के कारण भी क्या है, समाज में असमानता फैलती है, और इसी के कारण तेरे मेरे की भावना भी ज्यादा आ गई। तो अब यह प्रश्न है कि होब्स की प्राकृतिक अवस्था और रूसो की अंतिम प्राकृतिक अवस्था समान है। ये बात आप याद रखना मेरे दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि रूसो की अंतिम प्राकृतिक अवस्था किस विचारक के समान है, तो आपका आंसर होना चाहिए होब्स होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रूसो की आदिम प्राकृतिक अवस्था किस विचारक के समान है, तो आपका आंसर आना चाहिए, क्या आएगा, लोक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, लोक आना चाहिए। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि उस रूसो की जो प्रथम प्राकृतिक अवस्था थी, आदिम प्राकृतिक अवस्था थी, वह प्लेटो के मानव स्वभाव संबंधी जैसी भी थी। तो अपने को प्राकृतिक अवस्था के बारे में पूछे तो अपना आंसर लोक ही होना चाहिए, कि रूसो की प्रथम प्राकृतिक अवस्था लोक के समान है, जबकि रूसो की अंतिम प्राकृतिक अवस्था का जो जनजीवन है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो लोगों के विचार है, वो होब्स के समान है। अब मेरे दोस्तों ध्यान दो, अब क्या करें, यहां स्वार्थी हो गए, सब हित हो गए, झगड़ालू हो गए। तो रूसो ने यह कहा कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, झगड़ालू नहीं होना चाहिए, हमें पुनः उस आदिम प्राकृतिक अवस्था की तरह रहना पड़ेगा। तो उसने एक नारा दिया कि प्रकृति की ओर लौट चलो। तो रूसो ने एक नारा दिया, वो नारा क्या था मेरे दोस्तों, प्रकृति की ओर चलो, या प्रकृति की ओर लौट चलो। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं चाइल्ड टू बेग, प्रकृति की ओर पुनः लौट चलो। तो ये नारा किसने दिया था, प्रकृति की ओर चलो, ये दिया था रूसो ने। अब रूसो का ये कहना कहीं ये नहीं था कि पुनः प्राकृतिक अवस्था में ही आप चले जाओ। वो कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था में, आदिम प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य क्या था, असभ्य था। मनुष्य क्या था, असभ्य प्राणी था, उदात्त वनेचर था,
उदात्त व नेचर था। अगर हम प्राकृतिक अवस्था में रूसो के अकॉर्डिंग वापिस चले जाएंगे तो फिर क्या मतलब रहा, वो तो प्राकृतिक अवस्था आ जाएगी। अब रूसो ये कह रहा है कि मैं प्रकृति की ओर लौट चलो, तो रूसो के अकॉर्डिंग हम ये समझे कि इस नारे का मतलब ये नहीं था कि वास्तविक रूप से वापिस पुनः उस प्राकृतिक अवस्था में चले जाओ। तो रूसो ये कह रहा है कि हम सब इस कला का, इस विज्ञान का और इस विवेक द्वारा, ठीक है, कला, विज्ञान और विवेक का प्रयोग करते हुए हमें असभ्य, हमारा जो जीवन था प्राकृतिक अवस्था में असभ्य जीवन था, उसको सभ्य जीवन में बदले, और जो प्राकृतिक अवस्था में हम आदर्श रूप से जी रहे थे वैसे हम लोग जिए। तो वो ये कह रहा है कि हमें प्राकृतिक अवस्था की तरह रहना है, लेकिन असभ्य प्राणी की तरह नहीं। समझ में आ गए मेरे दोस्तों? तो ये था, ठीक है। आगे बात करते हैं। प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा रूसो ने दिया मेरे दोस्तों। मैक्सी एक विद्वान था। मैक्सी ने, जब रूसो महोदय ने प्रकृति की ओर लौट चलो का जब नारा दिया, समाज यहां पर विकृत हो गया था, स्वार्थ हो गया था, झगड़ालू प्रवृत्ति का हो गया था, सब हित वाला हो गया था, तेरे मेरे की भावना हो गई, यहां पर लोग लड़ाई झगड़ा करने लग गया। तब रूसो ने प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा दिया। तब मैक्सी ने क्या कहा? मैक्सी ने रूसो को क्या कहा कि मैक्सी ने क्या कहा कि प्रकृति का शिशु, प्रकृति का शिशु कहा, चाइल्ड टू नेचर, चाइल्ड टू नेचर कहा। ठीक है मेरे दोस्त? तो प्रकृति का शिशु मैक्सी ने किसको कहा? रूसो को कहा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चाइल्ड टू नेचर। जबकि प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो और लौटो जो नारा है वो रूसो ने दिया, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बैक टू नेचर, बैक टू नेचर कहते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है। और इसी नारे के कारण मैक्सी ने उसको प्रकृति का शिशु कहा था। तो अब आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा विद्वान प्रकृति प्रेमी है? ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए रूसो। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जब मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था में जब समाज का निर्माण हो गया, लोगों ने ये कहा कि ये मेरी जमीन है, वहीं से समाज बनना शुरू हो गया, छोटा छोटा समाज बना। और जब आधुनिक प्राकृतिक अवस्था में बड़ा समाज बन गया, तो जब समाज बन गया तो समाज को चलाने के लिए एक सामाजिक संस्थाएं बन गई। ठीक है, और सामाजिक संस्थाएं बन गई तो सामाजिक संस्थाओं के कानून नियमों के अंदर आदमी क्या है कि जकड़ गया, वो स्वतंत्र नहीं रह सकता। इसलिए रूसो का एक कथन प्रसिद्ध है। रूसो क्या कहता है? रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, परंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ठीक है मेरे दोस्तों, रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इस पंक्ति का अर्थ ये हो गया कि मनुष्य अपनी आदिम प्राकृतिक अवस्था में स्वच्छंदता पूर्वक स्वतंत्र रूप से प्रकृति की गोद में रहता था, उसकी आवश्यकताएं कम थी, आराम से स्वतंत्र रूप से रहता था। लेकिन धीरे धीरे मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था आई, तेरे मेरे की भावना आई, मेरे दोस्तों, समाज का निर्माण हुआ।
फिर मध्यवर्ती आधुनिक प्राकृतिक अवस्था में जब बड़ा समाज का निर्माण हो गया तो समाज के साथ समाज की संस्थाएं बन गई और समाज की संस्थाओं के नियम कानून बना गए, क्योंकि समाज को चलाने के लिए। तो उन नियम कानूनों के कारण लोग अब व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रह पाया। इसलिए कह रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र तो पैदा हुआ था उस आदिम प्राकृतिक अवस्था में, लेकिन परंतु वह अब सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ। या जंजीरों से जकड़ा होने का मतलब क्या है, आपसे पूछा जाए कि जंजीरों से जकड़ा हुए का मतलब क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो समाज की जो सामाजिक जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, या फिर अपन ये कहें कि समाज के जो नियम कानून है, ठीक है, सामाजिक संस्थाओं के नियम कानून, या फिर अपन ये कहें कि समाज के कानूनी नियमों से व्यक्ति बंध गया है, जकड़ गया है, ठीक है, ये बात रूसो कहना चाहता है। अब मनुष्य क्या कहता है, अब रूसो ये कहता है कि अंतिम प्राकृतिक अवस्था, आधुनिक प्राकृतिक अवस्था क्या हो गई, क्षणिक हो गई है, क्षणिक हो गई है, स्वार्थ वाली हो गई है, क्षणिक हो गई है, स्वार्थ वाली हो गई है, स्वहित वाली हो गई है, झगड़ालू वाली हो गई है। तो यह प्राकृतिक अवस्था किसके समान हो गई, होब्स की प्राकृतिक अवस्था के समान हो गई। तो होब्स ने क्या किया था, सामाजिक समझौता किया। क्या किया, सामाजिक समझौता किया। अब यहां पर रूसो भी यही कह रहा है कि हमें प्रकृति की ओर लौट चलना चाहिए, लेकिन हम प्रकृति की ओर पुनः आदिम प्राकृतिक अवस्था की तरह तो हमें को जीना नहीं है, उस प्राकृतिक अवस्था की तरह हमें वापस जाना नहीं है, हमें पुनः असभ्य जीवन, असभ्य प्राणी नहीं बनना है। तो फिर क्या करें, तो उसने सुझाव दिया कि क्यों न क्यों होब्स की तरह एक सामाजिक समझौता कर लिया जाए मेरे दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से उसने कि जो पहले असभ्य रूप से सामाजिक जीवन बिता रहा था, लेकिन जो जीवन था वो आदर्श था, लेकिन अब ये कह रहा है कि हमें प्रकृति की ओर पुनः नहीं लौटना है, क्योंकि एक बार जो पहिया, जीवन का जो पहिया जिस गति से आगे निकल गया वो पुनः वापस नहीं आ सकता है। समझ में आ गया। लेकिन हमें पहले वाले जीवन की तरह जीना है, लेकिन कैसे, कला और विज्ञान और तर्क बुद्धि से एक सभ्य मानव की तरह जीना है दोस्तों। तो वह ये कह रहा है कि हम प्रकृति की ओर पुनः लौट तो सकते नहीं है, लेकिन एक सामाजिक समझौता बनाकर हम एक सभ्य मानव की तरह रह सकते हैं। तो उसने वहां पर अब इस अवस्था से दूर निकलने के लिए लोगों का जीवन क्षणिक हो गया, स्वार्थी हो गया, स्वहित हो गया, झगड़ालू प्रवृत्ति हो गई। इस जीवन को दूर करने के लिए उसने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा मेरे दोस्तों। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि कई बार प्रश्न आता है, ये होब्स की प्राकृतिक अवस्था है, ये लोक की प्राकृतिक अवस्था है, और ये रूसो की प्राकृतिक अवस्था है। तो होब्स के बारे में कहा जाता है कि उसकी जो प्राकृतिक अवस्था थी वो क्या थी, पूर्व सामाजिक थी। क्या थी, पूर्व सामाजिक थी, ये याद कर लेना मेरे दोस्तों। लोक की प्राकृतिक अवस्था क्या थी, पूर्व राजनीतिक थी, पूर्व राजनीतिक थी। और रूसो की प्राकृतिक अवस्था प्रारंभ में तो सामाजिक नहीं थी, लेकिन जब मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था आई तब लोगों ने जमीन पर अधिकार करना शुरू कर दिया, तब समाज का निर्माण हुआ। तो ये भी क्या है, पूर्व सामाजिक है, पूर्व सामाजिक है। तो हमारे को ये पता लगा कि होब्स की प्राकृतिक अवस्था कैसी है, पूर्व सामाजिक है। लोक की प्राकृतिक अवस्था कैसी है, पूर्व राजनीतिक है। और रूसो की प्राकृतिक अवस्था कैसी है, पूर्व सामाजिक है मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्तों,
तो ये हमने आज जाना कि आदिम प्राकृतिक अवस्था के अंदर रूसो के अकॉर्डिंग व्यक्ति कैसा था, निर्दोष था, निष्पापी था, तेरे मेरे की भावना थी नहीं, असभ्य वो जंगली प्राणी की तरह रहता था, और किस प्रकार से आगे बढ़ता है, उसमें असमानता फैल जाती है, आदि विचारों के बारे में हमने इसके बारे में जाना। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत है वो रूसो ने कौन सी पुस्तक में दिया, ये प्रश्न भी आपके सामने आ सकता है। तो मेरे दोस्तों आपका आंसर आना चाहिए डिस्कोर्सेज ऑन द origin and basis of inequality among men। ये पुस्तक 1754 में लिखी गई थी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो रूसो ने इसी पुस्तक के अंदर अपने प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया था, तो ये आप याद रखेंगे मेरे दोस्तों। डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वलिटी अमंग मेन, और आपने जाना कि इनइक्वलिटी कैसे फैली समाज के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी मेरे दोस्तों, सामाजिक समझौते की क्लास आगे होगी, और मेरे दोस्तों मेरी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसको शेयर कर दीजिए मेरे दोस्तों, इतनी आपसे विनती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।